गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था। तो हम बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। सबसे पहले हम ठोस अवस्था की परिभाषा और कुछ सामान्य जानकारी है उसकी स्टडी करेंगे। तो इसी में पहला जो पॉइंट है उसमें हम ठोस अवस्था की परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा होती है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। यानी कोई सा भी ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो जाए उसे ठोस अवस्था कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जितने भी ठोस पदार्थ हैं वे सभी अवयवी कणों से मिलकर बनते हैं। यानी कि ठोस पदार्थों का निर्माण अवयवी कणों से होता है। जैसे हम कहें अणु, परमाणु या आयन, ये तीनों ही अवयवी कण हैं जो मिलकर किसी भी ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ठोसों के जितने भी अवयवी कण हैं सभी निविड़ संकुलित अवस्था में होते हैं। अर्थात अवयवी कण जो हैं वो निविड़ संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं। हम ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते। इसका भी कारण होता है ठोस को संपीड़ित ना करने का, ठोसों का असंपीड्य होने का। इसका कारण होता है कि ठोसों के जो कण हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके मध्य परबल अंतराण्विक बल पाया जाता है, जिस कारण वो मजबूती से बंध जाते हैं। इसलिए हम ठोसों को संपीड़ित नहीं कर सकते। इसी कारण ठोस जो हैं असंपीड्य होते हैं। कह सकते हैं कि जितने भी ठोसों के कण हैं वो सभी स्थिर होते हैं। या हम कहें कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होगा लेकिन उसका आयतन भी वो भी निश्चित होता है। इसी ठोसों के अंदर पाए जाने वाले परबल अंतराण्विक बल के कारण ये सभी गुण ठोसों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठोस का घनत्व द्रव तथा गैसों की तुलना में अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक पाया जाएगा द्रव और गैस की तुलना में, क्योंकि कारण वही है क्योंकि ठोस के अणुओं के मध्य जितने भी अवयवी कण हैं उन सभी के मध्य परबल अंतराण्विक बल होता है, जिस कारण ठोस का घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ठोसों के गलनांक और कप्थनांक के मान भी अधिक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ठोसों के अवयवी कणों की जितनी भी स्थितियां होती हैं वो सभी नियत होती हैं। अवयवी कण केवल मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन यानी कि गति करते हैं। यहाँ पर इतना हमने ठोसों के कुछ सामान्य पॉइंट थे, कुछ सामान्य जानकारी थी। हमने ठोसों की उन सामान्य जानकारी का कुछ सामान्य पॉइंट का अध्ययन किया। अगला हमारा टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण की यदि हम देखें तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोसों को 2 भागों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम इन दोनों में अंतर कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा। तो हम शुरुआत करेंगे क्रिस्टलीय ठोस से। यानी कि वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है।
यानी कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक त्रिविमीय यानी कि एक त्रिविमीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाएं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। इनका जो गलनांक होगा वो भी निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के कण व्यवस्थित हैं तो गलनांक का मान भी निश्चित होगा। यदि हम अक्रिस्टलीय को देखें तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक त्रिविमीय ज्यामिति में व्यवस्थित निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यानी कि जितने भी अवयवी कण हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, वो एक त्रिविमीय ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं रह पाते, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यदि इनके गलनांक को देखा जाए तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होने का कारण है कि इसके जो अवयवी कण हैं वो एक ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं रह पाते, इसलिए इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता, जो निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं। क्रिस्टलीय में पॉइंट नंबर 3 है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। यदि इनके कण व्यवस्थित है, निश्चित ताप, निश्चित आयतन है, इनका घनत्व है, तो ये वास्तविक ठोस होंगे। हम इसमें एक स्टेप देखें तो ये अतिशीतित द्रव होते हैं। द्रव का मतलब है कि इनके मध्य दुर्बल मंद पाए जाते हैं, जो अधिक ताप देने पर पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद द्रव की भांति गति करने लगते हैं, इसलिए ये अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्योंकि इनके अभिकण द्रव की भांति वे अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि अव्यवस्थित होने का मतलब है कि पिघलकर जो है गति करना शुरू कर देते हैं, तो इनमें अल्प मंद गति से बहने का गुण भी पाया जाता है, जो कि द्रव के अंदर प्रेजेंट होता है। वही गुण एक क्रिस्टलीय ठोसों में भी पाया जाता है। क्रिस्टलीय में नंबर 4 कि इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। इनकी जो गलने की जो ऊष्मा है उसका मान निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती। इनकी गलने की ऊष्मा का जो तापमान है, ताप है, वो निश्चित नहीं होता। क्रिस्टलीय में नंबर 5 इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, अर्थात इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। इनके जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु, आयन, उनकी व्यवस्था निश्चित होगी, जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन यदि हम एक क्रिस्टलीय में देखें तो इनमें लघु परासी व्यवस्था होगी, अर्थात इनके कणों की कोई व्यवस्था अनियमित निश्चित नहीं होती, अनियमित व्यवस्था पाई जाती है, जिस कारण इनमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। क्रिस्टलीय में नंबर 5 ये विषम देशिक होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, कॉपर, गोल्ड, सभी लगभग धातुएं आती हैं। इसमें क्वार्टर्स भी हैं जिसके अंदर क्रिस्टलीय ठोसों के गुण पाए जाते हैं। यदि हम एक क्रिस्टल देखें ये विषम देशिक होंगे, जैसे हम एग्जांपल लें, कांच है, रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, टेफ्लॉन जो एक प्रकार का पॉलीमर होता है, ठीक है। इस प्रकार की जितने भी ये उदाहरण, इन सब के अंदर जो है, इनके अंदर जो है कांच, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीमर के अंदर जो है अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा, उनको हमने समझने की, जानने की कोशिश की। अगला यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, तो इस नोट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रिस्टलीय और क्वार्टर्स के बारे में कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय क्वार्टर्स किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे कि क्वार्टर्स, इसमें SiO4 2-4 इसके ऊपर, यानी कि सिलिकेट आयन बोल सकते हैं। क्वार्टर सिलिकेट आयन नियमित क्रम में पाए जाते हैं। इनका जो क्रम होता है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अतः क्वार्टर्स एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसके कण, सिलिकेट कण एक नियमित क्रम में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जिसके भी कण नियमित क्रम में पाए जाए वो क्रिस्टलीय ठोस होगा, तो ये क्वार्टर्स भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। जब पिघले हुए क्वार्टर्स तेजी से ठंडा करते हैं, आप पिघले हुए क्वार्टर्स को जब हम ठंडा करते हैं तो वे कांच में बदल जाता है। ये ध्यान समझना है कि जब पिघले हुए क्वार्टर्स को तेज से ठंडा करते हैं तो वो कांच में बदल जाता है, और कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि इसमें अब जो कण हैं वो एक निश्चित क्रम में, नियमित क्रम में नहीं पाए जाते। कण अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं रह पाते, क्योंकि इसमें सिलिकेट आयनों की अनियमित व्यवस्था या लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। सीधा अर्थ निकलता है कि क्वार्टर्स
को गर्म करने से पहले वो नियमित क्रम में उसके सिलिकेट आयन नियमित क्रम में जुड़े हुए थे, इसलिए हमने क्वार्टर्स को सिलिकेट क्रिस्टलीय ठोस बोला था। लेकिन जब इस सिलिकेट क्वार्टर्स को, इस क्रिस्टलीय ठोस को हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद उसको तेज से ठंडा किया तो वो कांच में बदल गया, और कांच में बदलने का अर्थ है कि वो एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो गया। और इसमें एक क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी सिलिकेट आयन थे वो अनियमित क्रम में पाए गए, अनियमित अवस्था हो गए, यानी निश्चित क्रम में नहीं पाए गए। यहाँ पर हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। यहाँ हम एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों? कांच में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर में भी इस पॉइंट को हमने पढ़ा था कि कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों। तो इसका आंसर होता है कांच एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसलिए यह एक अतिशीतित द्रव होता है, अर्थात इसमें द्रवों की भांति धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसको। जैसे हम कह सकते हैं कि पुरानी इमारतों पर लगे शीशों का जो ऊपरी भाग पतला होता है तो नीचे का भाग मोटा होता है। अब ये क्रिया क्यों होती है? आपने इमारत देखी होगी बड़ी बड़ी, और उन इमारतों पर कांच लगे हुए, कांच के शीशे लगे हुए देखे होंगे, तो आपने अनुभव किया होगा कांच के शीशे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तो पतला हो जाता है और नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है, क्योंकि जब भी दिन का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, होने के कारण उसके बंध टूट जाते हैं। बंध टूटने के बाद कांच द्रव की भांति बहने लगता है और कांच ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऊपर से नीचे की ओर बहने के कारण कांच का ऊपरी जो हिस्सा है वो तो पतला हो जाता है और नीचे का हिस्सा जो है मोटा हो जाता है, क्योंकि कांच ऊपर से नीचे बहकर निचले हिस्से पर आकर जमा हो जाता है। तो यहाँ अभी हम एक छोटा सा नोट पढ़ेंगे। नोट है कि जब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के भौतिक गुण जैसे हम कह सकते हैं अपवर्तनांक है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, को अलग अलग दिशा में ज्ञात करें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना है कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के भौतिक गुणों को, जैसे हम कह सकते हैं अपवर्तनांक है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव को अलग अलग दिशा में ज्ञात करते हैं तो इनके भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदेशिक होते हैं। यदि मान समान प्राप्त होते तो हम इनको जो है समदेशिक बोलते, लेकिन मान हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको विषमदेशिक बोला जाता है। आपने समझा होगा कि विषमदेशिक हम किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। जब अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणों को अलग अलग दिशा में ज्ञात करने पर इनका मान समान प्राप्त होता है। अलग अलग दिशा में मान ज्ञात करेंगे भौतिक गुणों की, वो भी अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणों को अलग अलग दिशा में इनके मान ज्ञात करते हैं तो इनके मान जो हैं समान प्राप्त होते हैं, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को हम समदेशिक कहा जाता है। अब ये भी समझा होगा कि हम अक्रिस्टलीय ठोसों को समदेशिक क्यों कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोसों को विषमदेशिक क्यों कहा जाता है। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब कांच का अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करते हैं तो इनका मान समान प्राप्त होता है, इसलिए हम कांच को क्या बोला जाता है? समदेशिक कहा जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे तो अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, तो हम चारों क्रिस्टलीय ठोसों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अविविकर्ण अणु होते हैं। जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये जितने भी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन सूक्ष्म कणों को, अविकणों को अणु कहते हैं। ये अणु 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर ए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम देखें तो ये ठोस अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ठोस आयोडीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस क्लोरीन आदि। जो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, यानी वाष्पशील होने की इनमें क्षमता होती है।
नंबर 3 इसी में इनके गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं, क्योंकि जब वाष्पशील हैं तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी कम होंगे। नंबर 4 विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता। नंबर 5 ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, समान समान को घोलता है, तो ये ध्रुवीय हैं, तो ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। हम इन्हें ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं कर सकते। जितने भी ध्रुवीय क्रिस्टलीय आणविक ठोस हैं सभी ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। नंबर 6 है कि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। इनके जितने भी अणु हैं इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण ये टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। टूटने के बाद ये वाष्पशील हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वाष्पशील भी कहा जाता है। नंबर बी है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनके ये ध्रुवीय अणु से मिलकर बनते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ठोस HCl, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड आदि। नंबर 2 है इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। यदि हम इनके अणुओं के मध्य बल देखें तो इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल प्रेजेंट होगा। नंबर 3 है इनके गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। नंबर 4 ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, यानी कि फिर वही पॉइंट, समान समान को घोलता है, तो इन्हें ध्रुवीय विलायकों में हम आसानी से विलय कर सकते हैं। यहाँ है कि CH बंध युक्त, अगला पॉइंट है CH बंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस, इन ठोसों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इनका गलनांक ध्रुवीय ठोसों से अधिक जबकि ध्रुवीय ठोसों से कम होता है। ये बर्फ, जैसे बर्फ कह सकते हैं हम, ठोस अमोनियम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नंबर 2 है, नंबर 2 पढ़ेंगे हम इसमें आणविक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। नंबर पहले के हमने 3 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारा पहला पॉइंट था इसमें ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय, नंबर पहला था इसके अंदर ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 था बी से बोला हमने ध्रुवीय क्रिस्टलीय आणविक ठोस, और नंबर 3 था इसमें हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब हमारा दूसरा पॉइंट है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बनते। आयनिक है तो इनके अंदर आयन प्रेजेंट होंगे, आवेश से बोल सकते हैं। आवेश 2 प्रकार के, आयन 2 प्रकार के होंगे, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इस प्रकार जितने भी ठोस होंगे वो सभी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनेंगे। नंबर 2 है इनके आयनों के मध्य परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल प्रकार का जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होंगे। ये ठोस भंगुरता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं। जब इन्हें विलयन बनाया जाता है, जब इन्हें विलायक में घोला जाता है तो ये अपघटित होकर भंगुरता का प्रदर्शन करते हैं। नंबर नेक्स्ट कहता है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा द्रव तथा विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये मेन पॉइंट है इसके अंदर कि जब आयनिक ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जब इनको द्रव अवस्था में बदला जाता है या इनका विलयन बनाया जाता है तब इनके आयन जब अपघटित होकर आयनों में टूट जाता है, जिस कारण विद्युत का सुचालक बन जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ठोस पदार्थ ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय होते हैं, अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में अविलय होते हैं। तो ठोस पदार्थ आयनिक अवस्था में होते हैं, इन पर प्लस और माइनस चार्ज पाया जाता है, आवेश होता है, जिस कारण जल में विलय हो जाता है। क्योंकि जल के ऊपर भी H+ और H- होते हैं तो समान हो गए, तो इसलिए जो जितने भी आयनिक ठोस हैं वो जल के अंदर विलय होंगे। लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में अविलय होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, इसका NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं जो आयनिक ठोस हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नया दूसरा पॉइंट हमने हो गए हमारे 2 इसमें वर्गीकरण में। तो तीसरा है कि सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस, या इसे हम नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है कि इन ठोसों के मध्य से संयोजक बंध पाया जाता है। अब आपने शेष संयोजक बंध पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला जो बंध है वो शेष संयोजक बंध होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझा होता है, हिस्सेदारी होती है। तो इन ठोसों के मध्य भी इसी प्रकार का शेष संयोजक बंध पाया जाएगा। नंबर सेकंड, शेष संयोजक बंध दिशात्मक होने के कारण इनके अणु जुड़ते चले जाते हैं, अतः इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है तथा इन ठोसों को विशाल अणु भी कहते हैं। जितने भी शेष संयोजक बंध बनते हैं वो दिशात्मक होने के कारण इनके अन्य अणु भी इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, यानी एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, एक लंबी जाल, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे हम नेटवर्क ठोस कहा जाता है। तो इन ठोसों को विशाल अणु भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगातार अणु जुड़ते रहते हैं और एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, तो इसको विशाल अणु भी बोला जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये इन सब के अंदर, हीरा और ग्रेफाइट के अंदर शेष संयोजक जो है बंध प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक का मान भी अधिक होगा। अगला पॉइंट कहता है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है आयन प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन इसी प्रकार का एक यौगिक जिसके अंदर शेष संयोजक बंध पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है ग्रेफाइट सुचालक? क्योंकि ग्रेफाइट में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा जितने भी अन्य यौगिक बनते हैं शेष संयोजक बंध के, वो सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 4 है टॉपिक्स, इसमें है कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। इसको देखते हैं कि इन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के अवयवी कण धनायन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में जितने भी अवयवी कण होंगे वो सभी धनायन होंगे, पॉजिटिव प्लस वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र के अंदर डूबे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर ये प्रेजेंट होते हैं बीच में। नंबर सेकंड है कि धनायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले बंध को धात्विक बंध कहते हैं, यानी कि ऐसा बंध जो धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य बनता है उसे हम धात्विक बंध कहते हैं। नंबर 3 कहता है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, जिस कारण धात्विक क्रिस्टलीय ठोस विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नंबर 4 ये आघात वर्धीय व तन्य होते हैं, इनमें आघात वर्धिता का गुण व तन्यता का गुण भी इनके अंदर जो है पाया जाता है। अब आघात वर्धता व तन्यता को आपने 9th में और 10th में आपने इसका अध्ययन किया होगा। अगला पॉइंट कहता है जी ठोस व नर्म दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के जितने भी धात्विक ठोस हैं वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं और नर्म अवस्था में भी पाए जाते हैं। हम इनका एग्जाम्पल देखें, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज के वीडियो में हमने ठोस अवस्था का लेसन को हमने स्टार्ट किया, जो लेसन नंबर 1 है। इसकी कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी, हमने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम कुछ नया लेकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।